हेलो शुजा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। जी साहब, आप सुनाएं। अच्छा, थैंक यू यार। आज हम जिस तरह हमने डिसाइड किया था कि हम जो एक बहुत हमारी फेवरेट बुक है जो रिसेंटली मैंने पढ़ी और आपने रेकमेंड की थी, थैंक यू सो मच फॉर रेकमेंडिंग दैट अ वेरी थैंक यू ग्रेट फॉर बुक टू रीडिंग मी। इट। तो होमो सेपियंस जो बुक मैंने पढ़ी और उसके बाद नो डाउट उसके अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन थी जो इससे पहले मैंने नहीं पढ़ी थी और बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग फैक्ट्स उस बुक में मुझे देखने को मिले। तो मैंने समझा कि यार आपसे उसकी डिस्कशन करना बहुत लाजमी है ताकि बुक के अंदर जो उसकी दकीक जो उसके अंदर ज़फीम किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मज़ीद अच्छा समझा जाए और हमारी जो ऑडियंस है उन तरफ भी उनको भी ये समझाया जाए कि बुक के अंदर आखिर क्या है और वो भी इस बुक को पढ़ें। तो होमो सेपियंस पहले मैं बता देता हूँ कि बेसिकली ये बुक 2011 में पब्लिश हुई थी हेब्रियो ज़ुबान में और इसके जो ऑथर हैं नोवल नोहा हरारी, योवल नोहा हरारी, ये बेसिकली प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में। और उसके बाद 2015 में ये बुक जो थी ये इंग्लिश में पब्लिश हुई और उसके बाद तकरीबन 65 जुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। नो डाउट एक बहुत ही हाईली पॉपुलर बुक है, बेस्ट सेलर बुक है। और शुजात भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि जो इस बुक के अंदर सब ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको पढ़ने के बाद आपको लगा कि यार ये बात तो मेरे जहन में कभी नहीं आई और ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिस पर आप हैरान हो गए? इसमें वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्टिंग हैं, जो कि लोगों को मुतासिर कर सकती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप उससे पहले अगर आप इससे मिलती जुलती बुक्स पढ़ चुके हों तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई नहीं होती। लेकिन जो इस बुक में मेरे लिए यूनिक जो चीज़ थी वो थी इमेजिनेटिव, जो आपकी फिक्शस जो आपकी लैंग्वेज थी, और जो इमेजिनेटिव हम चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं आप अपने माइंड के थ्रू, जो हमें कॉग्निटिव एबिलिटी मिलती है। और ये जो टॉपिक है इसको बहुत ही खूबसूरती से जो है इस बुक के अंदर डिस्कस किया गया है कि जो इमेजिनेटिव इंस्टीट्यूट्स हैं और इमेजिनेटिव थॉट्स जो हैं इनकी पावर कितनी ज़्यादा है और ये किस तरह इफेक्ट करते हैं पूरे पूरे सिस्टम को, इंसान की जो समाज है उसको, और इंसानी अपनी ज़िंदगी को भी किस तरह मुतासिर करते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी एक नई थी इस बुक में। एग्जैक्ट, मतलब आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो बेसिकली वो कहते हैं अपनी बुक में कि इंसान जो दूसरी स्पीशीज पे जो हावी हुए और उन पर जो डोमिनेंट हुए उसकी सबसे बड़ी वजह उनका फिक्शन की क्रिएशन था कि वो जी। इमेजिनेशन उनकी इतनी स्ट्रांग थी कि वो अनदेखी चीज़ों के बारे में बात कर सकते थे, उसके ऊपर यकीन कर सकते थे। तो अल्टीमेटली उनकी ये जो फिक्शन पे उनका जो बिलीफ की जो सलाहियत थी ये इनको ले गई लार्ज स्केल कॉपरेशन की तरफ। और चूंकि जब लार्ज स्केल कॉपरेशन इंसानों ने शुरू की तो तब वो दूसरी स्पीशीज के ऊपर डोमिनेंट होना शुरू हो गए। इससे पहले एज पर द ऑथर इससे पहले हम लोग बिल्कुल आम से एक स्पीशी थे जिस तरह बाकी जानवर होते थे। तो हम्म। इसके बारे में थोड़ा बता आप तो करें। मैं चाहूंगा कि ऑब्वियसली सबके लिए यही रिकमेंड करूंगा कि बुक को पढ़ें। कोई भी बुक होती है उसका रिव्यू, जो उसकी जो डिस्कशन होती है वो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं समझना चाहिए, उसको कॉम्प्लीमेंट्री समझना चाहिए। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से आपको उसको सामने लेकर आ सकें कि भाई ये इंटरेस्टिंग बुक है, आप भी रीड करें। मगर जो मैं समझता हूँ कि अगर हम बुक को इस तरह देखें कि जिस तरह ऑथर ने थोड़ा समराइज करें, तो वहाँ बहुत सारी चीजें जो कि बारीक बीनी से तो नहीं देखी जा सकती, लेकिन मोटी मोटे अगर आप कैटेगराइज करें तो वो काफी चीजें क्लियर करती हैं। क्योंकि सही। फौरन ये कह देना हमारा कि हमें हमारे अंदर ये एबिलिटी है और ये हमें होमो सेपियंस को, जो सेपियंस हैं, क्योंकि होमो तो और भी सारे हमारे पास जीनस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो हम्म। व्हाट मेक्स सेपियंस डिफरेंट, तो बुक का जो टाइटल है वो सेपियन है। अगर यस, सेपियंस। हाँ, तो होमो सेपियंस नहीं है, वो सही है। सेपियंस हैं बिल्कुल। और सही है। तो हम मेरे ख्याल से वहां से शुरू करते हैं। तो ठीक है। सबसे पहले बुक जो है वो 3 रेवोल्यूशंस की बात करती है, ठीक है। और जो जो सेपियन है वो लास्ट पार्ट है इसका, क्योंकि सेपियन वाइज, सेपियन का मतलब होता है वाइज, और होमो मतलब मैन। सो हम जब वाइज मैन बनते हैं उससे पहले हमें समझने की जरूरत है कि मैन, और व्हाट मेक्स वाइज मैन डिफरेंट फ्रॉम कॉमन मैन, और व्हाट द ऑथर मींस बाय मैन। तो जो 3 रेवोल्यूशन अगर आप कहें तो मैं इस तरह से एक हल्का उसके अंदर फिर हम डिस्कशन के पॉइंट निकाल लेते हैं, और फिर उसमें आई सही थिंक है। हम एक, तो जो सबसे पहला रेवोल्यूशन है वो है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, ठीक है। और वो ऑथर अराउंड 70,000 ईयर्स के करीब। और ये थोड़ी सी टाइमलाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि यही बुक का जो है ना एक यानी कि ये हिस्ट्री भी है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ
सेपियंस नहीं, हिस्ट्री ऑफ हाउ यू बिकम अ सेपियन। सही ठीक है। है। तो अब इसमें ऑब्वियसली उसके बाद है फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, फिर हमारे पास साइंटिफिक रेवोल्यूशन है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन बहुत ही नया है, अभी 500-600 साल के करीब ही हुआ है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो तकरीबन 12,000 साल के करीब है, जिसमें आप आर्कोलॉजिकल चीजों के थ्रू देखते हैं कि मुख्तलिफ हमसे पहले जो सोसाइटीज थी, जैसे हम कहते हैं इजिप्ट के अंदर हम देखते हैं उनके पिरामिड्स बने हुए थे, या उससे पहले हम देखते हैं कि वो जो दाड़ों का है, तो वो सारे के सारे सही। मतलब अकेल बालिश बाशऊर लोग थे ना, इंसान थे। तो हम उनको भी इंसान ही कंसिडर करते हैं, तो वो 12-13 हजार साल के अंदर आ जाते हैं। जो 70,000 साल सही। के अंदर भी आते हैं वो भी इंसान ही है। तो यहाँ से तो हमारी रफ्तार शुरू होती है। सवाल ये है कि वो क्या चीज है जो हमें दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ करता है। तो ये जरूरी है कि हम कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की बात करें। ठीक है, तो आप क्या है, तो हम यहाँ से इस तरह तो शुरू करते कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का बिल्कुल हम बात करेंगे यार। देखो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बारे में जिस तरह उन्होंने आप बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा, तो आप लाजमी उसमें उसके जवाब में ऐड कीजिएगा कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की जो उन्होंने तोजी बयान की कि आखिर वो क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ के बारे में बताया कि क्यों हुआ है, और एक सीरीज कौन से इवेंट्स थे जो इस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन की तरफ ले गए। जिस तरह उन्होंने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का बताया या उन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशन का बताया, तो कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स थे जो इस तरह के रेवोल्यूशन में अल्टीमेटली हमें ले गए इंसानियत को। तो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आखिर कौन से सीरीज ऑफ इवेंट्स की वजह से हुई, इसके बारे में मुझे लगता है थोड़ा सा वजाहत जरूरी है। और हैं। आप कंटिन्यू करें। अब इसमें भी जो ऑथर हैं युवल नोआ हरारी, वो इस चीज को काफी एक ब्रॉड ऑडियंस के लिए तो थोड़ा टच करते हैं इसको। और ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ओपन ओपन क्वेश्चन है कि, और कोई भी ये नहीं बता सकता कि कोई भी चीज क्यों होती है। रैंडम इवेंट्स होते हैं उसमें से। जैसे एवोल्यूशन एवोल्यूशन की जो अक्सर एवोल्यूशन को लोग कुछ और समझ लेते हैं, मेरी भी इतनी कोई खास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मगर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है एवोल्यूशन के अंदर कि रैंडम इवेंट्स होते हैं और उसके बाद नॉन रैंडम सिलेक्शन होती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रैंडम इवेंट्स के बाद नॉन रैंडम सिलेक्शन होती है। तो वो सही है। नॉन रैंडम सिलेक्शन जो होती है, वो आपके पास उन रैंडम चीजों में से जो पर्टिकुलर चीजों को आगे जाने देती है। ठीक है। तो मैं बहुत ही इसको सादा जबान में अगर करने की कोशिश करूं, तो एक नेचर है जो उसके कुछ लॉज हैं, और वो लॉज जो है आपके पास नॉन रैंडम सिलेक्शन है। ठीक है। सही है। और रैंडम इवेंट्स जो है वो म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन रैंडमली हो रही है। ठीक है। और जो नॉन सही है। रैंडम सिलेक्शन है, वो उसके सबसे आसान सिंपल उसका लॉ क्या है, सिंपल ये है कि हम कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह सकते हैं। ठीक है। या अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाते हैं, या और जो उसको अगर बॉडी सेंस में बात करें तो ये कि अपने ऑफ स्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, अपनी जेनेटिक कॉपी आगे ले जा सके। ठीक है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा लंबा जिंदा रहे कि अगर कोई 1,000 साल बंद मर जाता है, उसके बाद अगली कोई जनरेशन नहीं है, तो ये कोई मतलब फायदेमंद नहीं है ना। तो मेन चीज ये सही है कि है। तो आगे अपनी पॉपुलेशन को कंटिन्यूअस लेके चलना है, अपनी कॉपीज बनानी है। तो होता क्या है कि जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके खिलाफ जब रैंडम म्यूटेशन अगर वो हमें हेल्प करेगी, वो सलाहियत हासिल करने में, अगर रैंडमली वो सलाहियत हमारे अंदर आ जाती है जो कि उस नॉन रैंडम सिलेक्टर को बेनिफिट कर या उसके फेवर में है, जैसे हमारे सर्वाइवल को बेनिफिट करती है। हमारे पास अगर हमारे पास बड़ा पेट आ जाता है तो हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, अगर ये सर्वाइव में हेल्प करते हैं अच्छी बात है। हमारे पास 2 टांगे 4 टांगे आ जाती, अगर ज्यादा सर्वाइवल में हेल्प करेगा। तो ये तो जानवरों में हम मुख्तलिफ चीजें देखते हैं सर्वाइवल में, और हमारे अंदर यानी कि जो सेपियंस के अंदर वाई सेपियन जिसको वाइजमैन कहते हैं, वो ये कि ब्रेन की डेवलपमेंट की वो म्यूटेशन हमारे पास आ गई जो कि ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा करे, और उससे फिर हम जो है वो ऐसी ऐसी चीजें सोच सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें दरियाफ्त या बना सकते हैं, जैसे लैंग्वेज है, इमेजिनेटिव थॉट्स हैं। अब वो क्यों आई जैसे आपने कहा, तो उसके अंदर एक चीज हमें नजर आती है, एक बैलेंस है। बैलेंस वो ये है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं हो सकती, यानी कि फिर आज ये ब्रेन इतना क्यों हो सकता है, इससे भी ज्यादा डबल साइज का ब्रेन हो जाए और सारी टांगे हाथ खत्म हो जाए, सारा ब्रेन ही हो जाए। तो नहीं, देयर इज अ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ कि आप ब्रेन ज्यादा बढ़ाएंगे तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हमने अपनी इंटेस्टाइन छोटी करी, हमने खुद नहीं करी, मतलब एक कोई इंटेस्टाइन छोटे होने का नुकसान क्या होता है कि आपको भी ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि जैसे गाय है वो घास फूस खाती है, चारा दे दें वो कैसी, यानी कि घास आप चबाएंगे आपके दांत खराब हो जाएंगे, इतनी सख्त घास हो, सख्त घास को उसमें से वो जो तवानाई निकालती है, तो उसका स्टमक बहुत बड़ा है, उसके अंदर चैम्बर्स हैं मुख्तलिफ, इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है। हम इंटेस्टाइन हमारी छोटी,
हुई तो उसका मतलब है हमें ऐसा खाना चाहिए जो कि जिसमें ज्यादा तवानाई हो और कम मेहनत से हमारे जिस्म में जज्ब हो जाए। तो वो है फिर फायर। हमने आग दरी, यानी कि इंसान पहले आग मिली उसको, फिर आग से उसने जो है वो उसने उन चीजों से ज्यादा तवानाई निकाली। पकाते हैं हम खाना तो उससे तवानाई ज्यादा निकालते हैं। हम गंदम खाएंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा, लेकिन आप पका के खाएंगे तो जो है वो नहीं है। तो यानी कि कहने हो सकता है कि दो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है ना वो सारे के सारे आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट है वो यही है कि वो चीजें जिन्होंने हमारे पास यानी कि ऐसे हालात हमारे पास आ गए थे जब हमारे पास ज्यादा तमन्नाई हासिल करने के अच्छे मौके हों, तो उससे फिर हम जो है वो अपने जिस्म की उन चीजों को, यानी कि वो रैंडम म्यूटेशन जो कि हमारे जिस्म के अंदर से उन चीजों को निकाल दें, तो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं थी, जबकि ब्रेन के अंदर जो फेवर कर रही थी। अब बहुत सही है। जा सकता है। ये तो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आई और इंटेस्टाइन हमारा छोटा हुआ और हमारे ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी मिली, और उसके बाद इंसानों ने सोचना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ नए चीज़ें दरियाफ्त करना शुरू कर दी। ये तो बेहतरीन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आई, जिसको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंसानों की बढ़ गई। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को। हाँ, तो इसमें अब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है वो ये है कि जब यानी कि पहले हंटर गैदरर्स थे, तो हंटर गैदरर्स तो आपको खाने के लिए दिन रात, यानी कि सुबह से शाम तक आपका मकसद ही होता था कि कहीं से जो खाने का इंतजाम हो जाए। किसी जानवर के पीछे भाग रहे हैं, कहीं शहद का छत्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं आप बेरियां वेरियां समेट रहे हैं। तो जब हमने ये देखा कि अब इसकी भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर हम कुछ खाते हैं तो उसके बीज बीज हम इर्द गिर्द अपने फेंकते हैं, ठीक है, तो वहां से पौधे निकल जाते हैं। तो कुछ ऐसी फसल, यानी कि खास तौर पे कॉग्निटिव उसके बाद यानी कि डेवलपमेंट के लिए हमने जब ये देखा कि कुछ बीज ऐसे हैं कि जिनको लगा दिया जाए और कुछ महीनों बाद हम उनके पास वापस जाएं तो उनसे यानी कि हमें ढूंढना ना पड़े, हम एक साथ ये उनको एक जगह लगाएं और उनको फिर जो है यानी कि वाइल्ड में रखें, हम फार्मिंग ना करें। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे बागात होते हैं, तो बागात थोड़े फार्म की तरह ही होते हैं, लेकिन उसको आप रखवाली कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसका हल वल शायद ना जोते रहो, या इस तरह कह लें। यानी कि एक सर्टेन जगह पे आपने बीज फेंके और फिर वहां पे आप वापस गए, आप दूसरे जानवरों को नहीं खाने दे रहे उनकी घास वास, जब वो बड़े हो गए तो आपने उनकी घास निकाल ली। ये जो है ना हंटर गैदरर्स के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं होते थे। मतलब कौन 3-4 महीने तक एक जमीन पर रहेगा और खाना भी 3 महीने बाद मिलना है। तो जब अफ्रीका से वो लोग निकले, यानी कि जब जो हमारे पास होमो इरेक्टस थे, ठीक है, और वो यूरोप और एशिया और दूसरी जगहों पे गए, तो क्लाइमेट जो है वो मुख्तलिफ किस्म का उनको मिला। और वहां पे तो शुरू में डायरेक्टली कोई कल्चर उनका पास एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन नहीं हो गया था, मिक्स सोसाइटी एक बनी। यानी कि पहले आप हंटर गैदरर भी थे, साथ में आपने क्या किया कि भाई साथ में जैसे घर की क्यारी लगी हुई है, इस तरह क्यारी में टमाटर रोकने का क्या मसला है, हम तो खाते मतलब नॉर्मल हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी चंद चीजें निकालेंगे। वो जो चंद चीजें निकाल यानी कि फेवर आपको ऐसी करने लगी कि आप एक जगह पे सेटल होने लगे। जब सेटलर्स बनने लगे, यानी कि पहले सेटल होना जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। सेटलर्स बनने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत ही डिटेल्ड है उसमें, और इस बुक में भी काफी हद तक डिस्कस किया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। तो सेटलर बनना जरूरी था, वो ये कह रहे हैं। और सेटलर के लिए जरूरी है कि आपके पास कॉग्निटिव एबिलिटी हो कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, क्योंकि एक बच्चा रेस करने के लिए आपको ट्राइब चाहिए पूरा। मैं मतलब पिछले वाले पॉइंट से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि वो कॉग्निटिव एबिलिटी थी जो आके आपको ये एबिलिटी देती थी कि आप जो है वो एक ट्राइब बना सकें, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ इंगेज कर सकें किसी काम के लिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल जानवर जो होता है वो 1 दर्जन या 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ, अपने जानवर के साथ रहता है। 150, 150, 250 लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको तकरीबन कोई 4000, 5000 किस्म के इंटरेक्शन होंगे, ठीक है। सही। तो इतनी बड़ी एबिलिटी के लिए ब्रेन चाहिए। जब वो आ गया तो लोगों ने कलेक्टिव रिलेशनशिप बनाए, कलेक्टिव रिलेशनशिप के बाद वो ट्राइब्स बने। जब वो ट्राइब्स बनना शुरू हुए तो सेटलर्स सेटलर्स बनते हैं, फिर वो जो है ना जाके सोचते हैं कि चलो भाई अब यहाँ रुके हुए ही हैं, तो 3 महीने बाद इस पौधे से फसल निकाल लेंगे, तो इसको फिर इस जमीन पे थोड़ी मेहनत करते हैं। तो यूएल उसको कहते हैं कि ये एक बिगेस्ट लाई है ना, ये झूठ है हमारे साथ कि हम जो है वो उसकी काश्तकारी करते हैं
फसल की, बल्कि फसल जो है वो एक्चुअली हमारी काश्तकारी कर रही है, वो हमें मजबूर कर रही है कि हम वहाँ रुकें और उसकी जो है ना नशोनुमा करें, उसको जो है ना उसका ख्याल रखें, कोई दूसरे जानवर उसको खाना ले, और नेक्स्ट जनरेशन में फिर उसी को हम वापस पैदा करते हैं और उसी की फसल को आगे बढ़ाते हैं। ये पॉइंट। राइट, सही है। तो ये तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। अच्छा, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जब के बाद इंसानों की जो जिंदगी है बहुत ड्रास्टिकली तब्दील हुई, क्योंकि इससे पहले तो हम लोग एक जगह रुकते नहीं थे, हंटर एंड गैदरर्स जो थे वो अपनी जगहें तब्दील करते रहते थे, और उनकी लाइफ बड़ी टफ थी और उनको खतरात का सामना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जंगलों में, गारों में और मुश्किल टेरेन में जब वो रहते थे तो अमूमन उनको बीमारियां भी हो जाती थी, वो जख्मी भी हो जाते थे, जंगली जानवर उनका शिकार भी कर लेते थे। तो जब फिर हम जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ आए इंसान, तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी में थोड़ी कन्वीनियंस आई। फिर उन्होंने उनकी जो मेरे ख्याल में उनका जो सोशल लाइफ की तरफ या बिलोंगिंगनेस की तरफ या फिर ट्राइबल जो एक कॉन्सेप्ट था वो आना शुरू हुए। फिर लोग एक दूसरे को ब्रॉडर पिक्चर में देखना शुरू हो गए। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि यार ये आखिर सोशल, क्या हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को एक सोशल रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, उसके बाद ही सोसाइटी फॉर्म होगी? अब मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि ये थोड़ा एग एंड चिकन वाली प्रॉब्लम बन जाएगी अगर हम इस तरह करेंगे कि एग्रीकल्चर के बाद सोशल रेवोल्यूशन रही। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन तो कह सकते हैं आप उसके बाद, कि एग्रीकल्चर के बाद टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन एक कह सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए कहीं ना कहीं सोशल रेवोल्यूशन जरूरी थी, और वो सोशल रेवोल्यूशन का जो इब्तिदा थी वो ये थी कि आपके पास सलाहियत हो कि आप बहुत सारे लोगों को एक साथ एक जगह कर सकें। ठीक है, ठीक अच्छा, ठीक। इसी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट चीज मेरे जहन में आई कि ये जो इस किताब के अंदर उन्होंने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में लिखा हुआ है कि लोगों ने जमीन के ऊपर एक जमीन मतलब एक चूज कर ली कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे, फिर ट्राइब्स एक ही, फिर विलेजेस बनना शुरू हुए, फिर शहर बनना शुरू हुए। अब वो, लेकिन जो मैंने एक और किताब पढ़ी थी कार्ल मार्क्स की, तो वो इस चीज को कहता है कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टीज, अच्छा इसी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट वजूद में आया। इससे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, क्योंकि जंगलात थे, किसी ने शिकार करना था और उसने खा लेना था, दैट्स इट। लेकिन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के साथ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी आया। प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट की वजह से बाद में ट्राइबल वॉरफेयर भी शुरू हो गई, फिर लोगों के दरमियान जेलिसी का फैक्टर भी आ गया, क्योंकि हंटर एंड गैदरर्स में ये जो बहुत सारी चीजें जो आज इंसानों में जिसका सामना, जिसमें कंपटीशन है कि भाई मेरे पास ज्यादा है, तुम्हारे पास ज्यादा जमीन है, ठीक है, और ये कंपटीशन इस तरह का बहुत सारी चीजों को ड्राइव करता है दुनिया के अंदर। फिर इसके अलावा दूसरा जो एक जेलिसी का फैक्टर, फिर इसके अलावा कंपैरिजन का फैक्टर, और बहुत सारे इस तरह के सोशल डायलेमास या आप फैक्टर्स कह लें जो ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद ही हमारे से वजूद में आए। इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा रोशनी डालें। तो अब जिस चीज उसको देखें सोशल रेवोल्यूशन, जैसे जिन जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वो उस तरह का रेवोल्यूशन तो बिल्कुल आया कि सोसाइटी में जब आपके रिसोर्सेज आ जाते हैं, फिर रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये जो सारी बातें इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे, और पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जेलेसी, और ये सारे फैक्टर। तो जब हम ये देखते हैं यानी कि इंसानी जो फितरत के अंदर जो कुछ, यानी कि हमारी जो जिबल्लत के अंदर जो बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वो जो कहाँ से आई हैं, और वो हम उसको हम इग्नोर कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, और हम ये समझते हैं कि सोसाइटी जैसी है वैसी क्यों है, या उसमें जो चेंजेस आए हैं वो कौन से बड़े फैक्टर, एक्सटर्नल कौन से फैक्टर्स हैं अदर देन के जो म्यूटेशन वगैरह। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं इसमें म्यूटेशन और इसमें कोई कॉग्निटिव चेंजेस की जरूरत नहीं है। मतलब मैं ये पहले जरा क्लियर करना चाह रहा हूँ, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई ऐसी बड़ी तब्दीली दिमाग में आ रही है जिनसे हमारे रवैये में कोई बताओ मतलब हमारे कोई बदलेगा। अब सिर्फ जो है वो रिसोर्सेज आ रही हैं, और उन रिसोर्सेज को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, और वो कैसे हमने हैंडल किया और हम आगे चले। तो जो मैंने पहले बात की थी कि पहले जो एबिलिटी है कि 10-12 ग्रुप्स का जानवर होता है कोई ना, जो तो रहती हैं भेड़ बकरियां वगैरह रहती हैं, या कोई आप बनमानस वगैरह को देखें तो 12-13 लोग, और फिर इंसान जो है वो 150-250 लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है। तो वो एबिलिटी जब जब आप एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद जाते हैं तो फिर वो आपको एक्सचेंज करना, क्योंकि स्पेशलाइज एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है आपको। आप फार्मर अगर हैं तो आप जो है वो कारपेंटर नहीं हो, ठीक है, आप लॉयर नहीं है, आप कोई बो नहीं बनाते, आप जो है वो यानी कि एक स्पेशलाइज स्किल सेट आप लेते हैं। जब आप वो लेंगे तो फिर आपको अपनी चीजें एक्सचेंज करनी पड़ेगी। मैं अगर गंदम उगा रहा हूँ, तो मुझे कपास की जरूरत होगी कपड़े पहनने के लिए, मुझे अपने कपड़े चाहिए होंगे, मुझे, 10 साल बाद मुझे 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 10 साल बाद मुझे
मुझे दाल चाहिए, चावल चाहिए, तो मुझे एक दूसरे के साथ उसकी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। वो जो ट्रेडिंग है, उस ट्रेडिंग के थ्रू जो है ना हमने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए। फिर वहां पे ये तय हुआ ना कि ये गंदम मैंने उगाया तो ये मेरा है, तो ये जिस जमीन से आया है वो मेरी जमीन है। तो इस तरीके से जब ज्यादा होने लगी तो लोगों ने फिर ट्राइब्स का सिस्टम बनाया। फिर वहां पर क्या होता है कि एक अल्फा मेल, और वहां पे एक कोई सोसाइटी का कोई बड़ा, कोई एल्डर, ठीक है, या कोई हमारे पास जैसे साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज में क्या होता था कि जो कि एक कोई बड़ी औरत है और उसके सारी बच्चियां और उसके सारे बच्चे जो है उनका एक घर होता था, और वो घर एक खाना बनाता है और उसी अंदर सब लोग खाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कब शुरू हुए, जब हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हुई और रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। फिर वहां से ये किताब इस तरह चलती है कि जो अब हमारे अंदर जो वही है, सारी चीजें तो वही की वही हैं। यानी कि हमें, जैसे आज भी हम देखते हैं शुगर, हमें पता है कि शुगर हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है, हमें पता है हमारे लिए फैट सही नहीं है। लेकिन जो हमारी जो जिसम है वो इस तरह का बना हुआ है कि जंगल में तो आपको रोज रोज शहद नहीं मिलता, और भरी हुई जो है आपको तेल में फ्राई हुए पराठे नहीं मिलते। तो जिसम ऐसा है कि आपके सामने जब भी आए वो आपने उसको खाना है, ज्यादा से ज्यादा खाना है, क्योंकि नेचुरली आपको नहीं मिलता कभी भी। अब क्योंकि सोसाइटी में रिसोर्सेज ऐसी आ गई हैं, तो हम वो चीजें भी कर रहे होते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं होती। यही चीज सोशल, यानी कि बॉडी के लिए भी हम करते हैं, और यही चीज हम सोशली भी करते हैं, जिसमें हम एक दूसरे का फॉर एग्जाम्पल कत्ल करें, एक दूसरे का झूठ बोलें या कुछ करें, तो उनके लिए जो है ना एक चीजें डेवलप हमने करना शुरू करी। जैसे कि हमने झूठ के लिए, सच के लिए एक तमीज बनाई, हमने कहा कि कत्ल है उसके लिए सजा बनाई, ठीक है। ये वो कुछ कवानीन बनना शुरू किया, भाई एक दूसरे को नहीं मारना, मारेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। हाँ, वो जो हम वो जो एक उसकी जो हमुराबी। आ, हमुराबी, हाँ हमुराबी की बात कर रहे तो हैं। वो लॉज बनाता है कि भाई, अब वो लॉज बड़े क्रूल हो सकते हैं, क्रूल कोई भी लॉज है वो किसी भी टाइम के लिए क्रूल समझा जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि वो लॉज क्यों बने थे, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि जब रिसोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज के बाद इंसान वो करता है जो कि उसके लिए बेहतर ना हो, या समाज वो करता है जो उसके लिए बेहतर ना हो, लेकिन फितरती तौर पे वो उसके अंदर है। तो उस चीज को रोकने के लिए इंसान लॉज बनाता है, और लॉज क्योंकि वर्चुअल होते हैं। और जो कॉग्निटिव एबिलिटी थी वो ये कि रियलिटी, यानी कि उसको हकीकत मान लेना, जो चीज यानी कि इमेजिनेटिव चीज है उसको हकीकत मान लेना, जैसे कानून है, ठीक है, जैसे प्यार है, पैसा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो कि हकीकत इनकी नहीं होती, लेकिन इनको हम, हमारी फिक्शिव इमेजिनेटिव एबिलिटी है कि हम उसके ऊपर अपनी अपने आप को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी डिजायर को कंट्रोल कर सकते हैं उस कॉग्निटिव एबिलिटी की वजह से। और ये जो है ना पूरी की पूरी बुक में मैं समझता हूँ कि मेन पॉइंट यही है कि वो जो ड्राइविंग फोर्स है हमारी, वो हमारी इमेजिनेटिव फिक्शियस एबिलिटी है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आज के दौर में इन सारी चीज़ों को समझना, क्योंकि देखो आजकल बहुत सारी चीज़ें हम सोसाइटी के अंदर जो देखते हैं उसको हकीकत का एक पार्ट समझने से हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे जिस तरह मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म के, पेट्रोटिज्म हो गया, या रिलीजन फैंटिसिज्म हो गया, या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जिनको हम लोग अब रियलिटी का पार्ट समझते हैं, लेकिन जब हम इस तरह की किताबें पढ़ते हैं तो हमें सोचने में मजबूर करती हैं कि ये इंसान की फिक्शन या आपकी एक दिमाग, आपकी सोच है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इमेजिनेटिव हैं, लेकिन हम लोग उस बुनियाद, उस इमेजिनेशन या उस फिक्शन की बुनियाद के ऊपर बहुत बड़े बड़े फैसले करते हैं, और उसके बाद ज़िंदगी के अंदर या दुनिया के अंदर बिगाड़ भी पैदा होता है, क्योंकि हर इंसान ये समझता है कि उसकी जो इमेजिनेशन है या जो उसके जो तस्वुरात हैं वही हकीकत हैं, और दूसरे के तस्वुरात अगर उससे जुदा हों या डिफरेंट हों तो अल्टीमेटली एक क्लैश की सूरत पैदा होती है। तो जब आप इस चीज़ को तस्लीम करते हो कि यार ये बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट ये कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन का रिजल्ट है या उसका नतीजा है, तो फिर आप एक दूसरे को जो को एग्जिस्टेंस या बकाए बहामी के उसूल पर अमल करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलीजन भी ले लें तो ठीक है, मैं अपने रिलीजन को जितना भी हकीकत से करीब समझूं, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़, ये रिलीजन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये तभी पॉसिबल हुआ जब हम किसी ने हमें अनदेखी चीज़ों के बारे में बताया, और हमें बताया कि किस तरीके से आने वाली ज़िंदगी के अंदर मुझे कामयाबी मिलेगी अगर आज मैं ज़िंदगी के अंदर एक पर्टिकुलर रूल्स को फ़ॉलो करूँ। तो ये सारा का सारा एक तरह से इसको नॉन नेगेटिव सेंस फिक्शन, आप इसको एक तसव्वुर कह सकते हैं। तसव्वुर मेरे ख्याल के अंदर अगर कहें तो नॉन नेगेटिव वर्ड होगा। तो इसी तरह दूसरे बंदे का एक दूसरा तसव्वुर हो सकता है, तीसरे बंदे का एक अलग से तसव्वुर हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग इस चीज़ के ऊपर यकजा हो जाएं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि भाई
तसव्वुरात से मुझे अपने तसव्वुरात से प्यार हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यार बाकी लोगों का तसव्वुर अगर मुझसे अलग है तो वो गलत हो सकता है। तो आज इस दौर के अंदर इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है इन कॉन्सेप्ट्स की? मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में प्लीज़ आप जो है ना वो वज़ाहत फरमाएँ। बिल्कुल, ये हर दौर के लिए ये जरूरी बात है। पहले असल में देखें, एक तो ये है कि हमें ये एबिलिटी हमारे अंदर होना कि हम ये मान लें कि हम जो जानते हैं या हम जो चीज़ों को मानते हैं वो हमारा जो है वो हमारे लिए सही है, और उसके अंदर इमेजिनेटिव जो एबिलिटी हमारी किसी चीज़ को सोचने की कि ये करेंगे तो ये होगा और ये करेंगे तो ये हासिल होगा, ये दूसरा उस तरह से नहीं सोच रहा। ठीक है, दूसरे के अंदर मुख्तलिफ हो सकती है, और इसको सोच यानी कि दूसरा ऐसा नहीं सोच रहा। इसके सोचने के लिए पहले ये मानना पड़ेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो यानी कि रियलिटी की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी मतलब यहाँ पर आ जाती है कि आपके लिए क्या रियल है। और यहाँ पर अब जैसे रिलीजन की आपने बात की, तो अदम बर्दाश्त का जो पहलू है वो उसके लिए आपको जरूरी है सबसे पहले कि आप समझें कि और ये बहुत जरूरी है आज के माशरे के लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि तमाम जो मज़ाहिब हैं वो किसी ना किसी एक फलसफे पर एक बिलीफ के ऊपर चल रहे हैं, और अगला जो है वो उसको दूसरे तरीके से समझ रहा है, और दूसरा किसी इनफैक्ट के अपने एक ही रिलीजन के अंदर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ सेक्ट हैं और वो उस चीज़ को मुख्तलिफ तरीके से समझते हैं। और इस वजह से जो है वो उनके अब यानी कि उसकी बाद जो उनकी इमेजिनेटिव एबिलिटीज हैं वो उस चीज़ को लेके उसकी जो हम कहते हैं ना जी तशरीह करते हैं या उस चीज़ का जिस तरह से उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते हैं ये मुख्तलिफ होता है। तो किस तरह से कोएग्जिस्ट करना है और ये उसमें हेल्प करेगा। तो ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह की जो बुक्स होती हैं या इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ये आपको आपके दिमाग को ये सोचने में मजबूर करते हैं, उन क्वेश्चन करने में मजबूर करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ ये सच है, मेरे पास शायद उसके दलाइल भी हैं और तमाम मेरे पास चीजें हैं, लेकिन अगले के पास वो नहीं है या अगला उस तरह से नहीं सोचता। ठीक है, तो और वो नहीं सोच रहा तो उसके पास कुछ और दलाइल होंगे या उसके पास कुछ और उसकी वजूहत होंगी। तो जो कॉमन ग्राउंड हैं, जो कॉमन चीजें हैं, वो मैंने बताया आपको पास कि वो हैं आपके पास रूल ऑफ जो आप लॉ सोसाइटी का बनाते हैं, और वो ग्रुप में होता है वो जो कि तमाम पार्टीज दोनों उसको एग्री कर रही हैं। तो हमें उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इस तरह की बुक्स जो हैं वो इस तरह की चीजें आज के दौर के लिए तो बहुत ज्यादा अहम। हमारी जिस तरह पोलराइज हो चुकी है सोसाइटी, हम जो इवन के पॉलिटिकल अपनी एफिलिएशन के ऊपर एक कल्ट बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल हकीकत है, और सिर्फ तुम सोच रहे हो तुम ये हो तुम वो हो। तो ऑब्वियसली ये टॉलरेंस जो है आपके अंदर आती है इस तरह की टॉपिक्स पढ़ने में। अच्छा, मुझे एक और आखिरी एक चीज़ मज़ीद बता दें कि यार देखें उसकी किताब के अंदर एक मैं आपको कोट करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा है कि दीज़ बिलीव्स गिव अच्छा ये बिलीव्स की बात कर रहे हैं नहीं, रिलीजन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ट्रेड, नेटवर्क, लीगल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक सिस्टम, इसके बारे में कहते हैं कि दीज़ बिलीव्स गिव राइज टू डिस्क्रिमिनेशन वेदर दैट बी रेशियल, sexual or political, and it is potentially impossible to have a completely unbiased society. तो इसके बारे में मैं आप थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि आप भी रोशनी डालें कि वो कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल कि टू हैव अ कंप्लीट अनबायस्ड सोसाइटी, और डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के लिए एक तरह से जरूरी है। बिल्कुल आपके पास जो अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, आप इसको लाजमी नहीं कि आप उसको उस तरह से यानी कि मनोवन माने एक समझने के लिए कि हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बुरी चीज होती है। ठीक है, एक और डिस्क्रिमिनेशन से हमारी मुराद ये होती है कि यानी कि किसी को अनफेयर ट्रीटमेंट अगर हम करें, ठीक है, वो किसी शख्स के लिए हो सकती है। तो बुरी इस तरह से हमारे पास डिजीज होती हैं, कोई भी जिसम में बीमारियां होती हैं वो बुरी होती हैं, लेकिन क्या हम बीमारियों के बगैर पॉसिबल था कि हम इंसान इंसान बन सकें? तो इंसान थोड़ा सोचता है कि ये जरासीमों से आती हैं चीजें, ये चीजें खराब होती हैं, तो ये हमें हेल्प ही करती है ये सारी चीज। तो ये बुरी तो चीज है, लेकिन ये सिस्टम का हिस्सा है। तो ये जो बात कर रहा है यहाँ तरफ जो ऑथर इशारा कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ वही बात कर रहे हैं कि ये इसके नेचर में ये इसके नेचर में ये है कि सोसाइटी बनेगी तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होंगे और वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होगी। ठीक है, ये इसके नेचर में। तो कहीं भी हमारा या इसका मतलब मकसद ये नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करें। अब क्वेश्चन ये है कि वो क्यों है। ठीक है, वो इसीलिए है कि जब आपने स्ट्रक्चर बनाना है, जब आपने पीपल एक सोसाइटी बनानी है, तो आपको हिरार्की चाहिए, एक ऑर्डर चाहिए, एक लॉ चाहिए। और लॉ जो है वो सही या गलत कोई अपने एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है, वो किसी एक
एक फिक्शियस थॉट के ऊपर, एक इमेजिनेटिव उसके ऊपर है, और वो एक पावर है जो कि ऊपर, जैसे कोई शख्स आपने कहा कि ये जो सरदार है कोई, या कोई एक आपका खलीफा है, या कोई आपका एक लीडर है, या आपका कोई, तो वो उसको एक सजा और जजा यानी कि उसने बनानी है कि भाई ये तुमने जुर्म किया, तुमने फलाना की जमीन ले ली, तुमने ये कर ली। तो वो जो लॉ बनता है वो कोई नेचुरल ऐसा कोई लॉ नहीं है कि लकीर खींच दी और उसके ऊपर हम सही या गलत को पूरा का पूरा इधर या उधर रख देते हैं। जब वो बनता है, या एक हम मैं मशीन लर्निंग के हवाले से अगर बताऊं, तो कोई भी अगर आप एक सिस्टम बनाते हैं डिटेक्शन का या क्लासिफिकेशन का, तो वहां में आपके कुछ कुछ चीजें गलत भी होती हैं, कुछ चीजें सही भी कर देते हैं। यानी कि 70% फॉर एग्जाम्पल आबादी के लिए आपने अच्छा कानून बनाया, तो 30% उसमें सफर करेंगे। तो वो चीज को आप जब बारीक से बारीक जाते रहेंगे, तो सोसाइटी का कहीं ना कहीं एक ऐसा तबका होगा जहाँ उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही होगी। सही बात। और अब वो जो भी कवानीन बनते हैं वो क्रिमिनल्स की तरफ बायस होते हैं, सिंपल सी नहीं, बात। और नहीं, बिल्कुल, मतलब बहुत सारे ऐसे। तो वो तो एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन तो तभी शुरू हो जाएगी जब हम लोग किसी भी कोई भी बिलीफ सिस्टम होगा और वो बिलीफ अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर ही लेगा। अगर हम ये बिलीव रखते हैं कि यार अच्छा इंसान बनना अच्छी बात है, अगर ये हमारा बिलीफ है तो इसका मतलब है कि हम बुरे इंसानों की तरफ ऑलरेडी बायस हो गए हैं, हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये तो एक मेरे ख्याल के अंदर वो कहने की चाह रहा है कि नागुज़ीर है, मतलब इसके बगैर मुमकिन नहीं है। जी और ऑफ कोर्स वो प्रमोट नहीं कर रहा। जी। अच्छा, अब बताएं, कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि हम एक थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ सही है, जब। ठीक है, ठीक है।